नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 2, भाग 6। अब तक आपने जाना कि पंडित जगन्नाथ ने अपने रमल और जोशी विद्या से चंद्रकांता को वहीं देखा है जहां तेज सिंह कैदियों को कैद करते हैं। परंतु वहां पहुंचने पर तेज सिंह ने देखा कि चंद्रकांता इतनी ऊंचाई पर लटक रही हैं कि वहां से उन्हें छुड़ाना आसान नहीं, और वह कुंवर वीरेंद्र सिंह को लेकर वहां पहुंचते हैं। और इधर चपला भी कुमारी को ढूंढते ढूंढते एक सुरंग में फंस गई है और वह वहां से निकलने की तरकीब सोच रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह मिलकर चंद्रकांता को वहां से उतार पाएंगे। क्या चपला भी जान पाएगी? क्या वह वहां से तिलिस्म कोठरी से निकल पाएगी? जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। चपला तह खाने में उतरी। नीचे एक लंबी चौड़ी कोठरी नजर आई जिसमें चौखट के सिवाय किवाड़ के पल्ले नहीं थे। पहले चपला ने उसे खूब गौर से देखा, फिर अंदर गई। दरवाजे के भीतर पैर रखते ही ऊपर वाले चौखटे के बीचों बीच से लोहे का एक तख्ता बड़े जोर के साथ गिर पड़ा। चपला ने चौंक कर पीछे देखा, दरवाजा बंद पाया। सोचने लगी, ये कोठरी है कि मूसानी। दरवाजा इसका बिल्कुल चूहेदानी की तौर पर है। अब क्या करें? और कोई रास्ता कहीं जाने का मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता। चपला अंधेरे में चारों तरफ घूमने और टटोलने लगी। घूमते घूमते चपला का पैर एक गड्ढे में जा पड़ा। साथ ही इसके कुछ आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। कोठरी में चांदनी भी पहुंच गई। यह वह दरवाजा नहीं था जो पहले बंद हुआ था, बल्कि एक दूसरा ही दरवाजा था। चपला ने पास जाकर देखा, इसमें भी कहीं किवाड़ के पल्ले नहीं दिखाई पड़े। आखिर उस दरवाजे की राह से कोठरी के बाहर हो एक बाग में पहुंची। देखा कि छोटे छोटे फूलों के पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। एक तरफ से छोटी नहर के जरिए से पानी अंदर पहुंचकर बाग में छिड़काव का काम कर रहा है, मगर क्यारियां इसमें भी कोई दुरुस्त नहीं है। सामने एक बारादरी नजर आई। धीरे धीरे घूमती वहां पहुंची। ये बारादरी बिल्कुल स्याह पत्थर से बनी हुई थी। छत, जमीन, खंबे सब स्याह पत्थर के थे। बीच में संगमरमर के सिंहासन पर हाथ भर का एक सुर्ख चौखुटा पत्थर रखा हुआ था। चपला ने उसे देखा। उस पर यह खुदा हुआ था, ये तिलिस्म है, इसमें फंसने वाला कभी नहीं निकल सकता। हाँ, अगर कोई इसको तोड़े तो सब कैदियों को छुड़ा ले और दौलत भी उसके हाथ लगे। तिलिस्म तोड़ने वाले के बदन में खूब ताकत भी होनी चाहिए, नहीं तो मेहनत बेफायदा है। चपला को इसे पढ़ने के साथ ही यकीन हो गया कि अब जान गई, जिस राह से मैं आई हूं उस राह से बाहर जाना कभी नहीं हो सकता। कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। बाहर वाले दरवाजे को कमंद से बांधना व्यर्थ हुआ, मगर शायद वह दरवाजा खुला हो जिससे इस बाग में आई हूं। ये सोचकर चपला फिर उसी दरवाजे की तरफ गई, मगर उसका कोई निशान तक नहीं मिला। ये भी नहीं मालूम हुआ कि किस जगह दरवाजा था। फिर लौटकर उसी बारादरी में पहुंची और सिंहासन के पास गई। जी में आया कि इस पत्थर को उठा लूं, अगर किसी तरह बाहर निकलने का मौका मिले तो इसको भी साथ लेती जाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। पत्थर का उठाने के लिए झुकी, मगर उस पर हाथ रखा ही था कि बदन में सनसनाहट पैदा हुई और सिर घूमने लगा। यहाँ तक कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब तक दिन बाकी था चपला बेहोश पड़ी रही। शाम होते होते होश में आई। उठकर नहर के किनारे गई, हाथ मुंह धोए। जी ठिकाने हुआ। उस बाग में अंगूर बहुत लगे हुए थे, मगर उदासी और घबराहट के सबब चपला ने एक दाना भी न खाया। फिर उसी बारादरी में पहुंची। रात हो गई और धीरे धीरे वह बारादरी चमकने लगी। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी, बारादरी की चमक भी बढ़ती जाती थी। छत, दीवार, जमीन और खंभे सब चमक रहे थे। कोई जगह उस बारादरी में ऐसी ना थी जो दिखाई न देती हो, बल्कि उसकी चमक से सामने वाला थोड़ा हिस्सा बाग का भी चमक रहा था। ये चमक काहे की है, इसको जानने के लिए चपला ने जमीन, दीवार और खंभों पर हाथ फेरा, मगर कुछ समझ में न आया।
ताज्जुब, डर और नाउमीदी ने चपला को सोने नहीं दिया। तमाम रात जागते ही बीती। कभी दीवार टटोलती, कभी सिंहासन के पास जा उस पत्थर को गौर से देखती जिसके छूने से बेहोश हो गई थी। सवेरा हुआ। चपला फिर बाग में घूमने लगी। उस दीवार के पास पहुंची जिसके नीचे से बाग में नहर आई थी। सोचने लगी, दीवार बहुत चौड़ी नहीं है, नहर का मुंह भी खुला है, इस राह से बाहर हो सकती हूँ। आदमी के जाने लायक रास्ता बखूबी है। बहुत सोचने विचारने के बाद चपला ने वही किया। कपड़े सहित नहर में उतर गई। दीवार से उस तरफ हो जाने के लिए गोता मारा। काम पूरा हो गया, अर्थात उस दीवार के बाहर हो गई। पानी से सिर निकाल कर देखा तो नहर को बाग के भीतर की बनिस्बत से चौड़ी पाया। पानी के बाहर निकली और देखा कि दूर सब तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, जिनके बीचों बीच से यह नहर आई है और दीवार के नीचे से होकर बाग के अंदर गई है। चपला ने अपने कपड़े धूप में सुखाए। अय्यारी का बटुआ भीगा था क्योंकि उसका कपड़ा रोगनी था। जब सब तरह से लैस हो चुकी, वहां से सीधे रवाना हुई। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में नाला, किनारे पारिजात के पेड़ लगे हुए। पहाड़ के ऊपर किसी तरफ चढ़ने की जगह नहीं, अगर चढ़े भी तो थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फिर उतरना पड़े। चपला नाले के किनारे रवाना हुई। दोपहर दिन चढ़े तक लगभग 3 कोस चली गई। आगे जाने के लिए रास्ता न मिला क्योंकि सामने से भी एक पहाड़ ने रास्ता रोक रखा था, जिसके ऊपर से गिरने वाला पानी का झरना नीचे नाले में आकर बहता था। पहाड़ी के नीचे एक दालान था जो अंदाज में 10 गज लंबा और गज भर चौड़ा होगा। गौर के साथ देखने से मालूम होता था कि पहाड़ काट के बनाया गया है। इसके बीचों बीच पत्थर का एक अजदहा था, यानी कि अजगर, जिसका मुंह खुला हुआ था और आदमी उसके पेट में बखूबी जा सकता था। सामने एक लंबा चौड़ा संगमरमर का साफ चिकना पत्थर भी जमीन पर जमाया हुआ था। अजगर को देखने के लिए चपला उसके पास गई। संगमरमर के पत्थर पर पैर रखा ही था कि धीरे धीरे अजगर ने दम खींचना शुरू किया और कुछ ही देर बाद यहाँ तक खींचा कि चपला का पैर ना जम सका। वह खींचकर उसके पेट में चली गई, साथ ही बेहोश भी हो गई। जब चपला होश में आई, उसने अपने को एक कोठरी में पाया जो बहुत तंग, सिर्फ 10-12 आदमियों के बैठने लायक होगी। कोठरी के बगल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। चपला थोड़ी देर तक अचंभे में भरी हुई बैठी रही। तरह तरह के ख्याल उसके जी में पैदा होने लगे। अकल चकरा गई कि ये क्या मामला है। आखिर चपला ने अपने को संभाला और सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ गई। जाते ही सीढ़ी का दरवाजा बंद हो गया। नीचे उतरने की जगह नहीं थी। इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सामने एक छोटा सी खो नजर पड़ी जो बहुत अंधेरी ना थी क्योंकि आगे की तरफ से उसमें रोशनी पहुंच रही थी। चपला लाचार होकर उस खो में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर एक छोटा सा दालान मिला। यहाँ पहुंचकर देखा कि कुमारी चंद्रकांता बहुत से बड़े बड़े पत्ते आगे रखे हुए बैठी हैं और पत्तों पर पत्थर की नोक से कुछ लिख रही हैं। नीचे झांक कर देखा तो बहुत ही ढालवी पहाड़ी, उतरने की जगह नहीं। उसके नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह और जोशी जी खड़े ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कुमारी चंद्रकांता के कान में चपला के पैर की आहट पहुंची। फिर के देखा, पहचानते ही उठ खड़ी हुई और बोली, वाह सखी, खूब पहुंची। देख, सब नीचे खड़े हैं, कोई ऐसी तरकीब नजर नहीं आती कि मैं उन तक पहुंचूं। उन लोगों की आवाज मेरे कान तक पहुंचती है मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तेज सिंह ने पूछा कि तुम किस राह से यहाँ आई हो? उसी का जवाब इस पत्तों पर लिख रही हूँ, इसे नीचे फेंकूंगी। चपला ने पहले खूब ध्यान करके चारों तरफ देखा। नीचे उतरने की कोई तरकीब नजर न आई। तब बोली, कोई जरूरत नहीं है पत्तों पर लिखने की, मैं पुकार के कह देती हूँ। मेरी आवाज वे लोग बखूबी सुनेंगे। पहले ये बताओ, तुमको बगुला निकल गया था या किसी दूसरी राह से आई हो? कुमारी ने कहा, हाँ, मुझको वही बगुला निकल गया था जिसको तुमने उस खंडहर में देखा होगा। शायद तुमको भी वही निकल गया हो। चपला ने कहा, नहीं नहीं, मैं दूसरी राह से आई हूँ। पहले उस खंडहर का पता इन लोगों को दे दूं, तब बातें करूं, जिससे ये लोग भी कोई बंदोबस्त हम लोगों को छुड़ाने का करें। जहां तक मैं सोचती हूँ, मालूम होता है कि हम लोग कई दिनों तक यहाँ फंसे रहेंगे। खैर, जो होगा देखा जाएगा। कुमारी के पास आते हुए चपला को नीचे से कुंवर वीरेंद्र सिंह वगैरह सभी ने देखा। ऊपर से चपला पुकार कर कहने लगी, जिस खो में हम लोगों को शिवदत्त ने कैद किया था, उसके लगभग 7 कोस दक्षिण एक पुराने खंडहर में एक बड़ा भारी पत्थर का करामाती बगुला है। वही कुमारी को निगल गया था। वह तिलिस्म किसी तरह टूटे तो हम लोगों की जान बचे। दूसरी कोई तरकीब हम लोगों को छूटने की नहीं हो सकती।
मैं बहुत संभल कर उस तिलिस्म में गई थी, पर तो भी फंस गई। तुम लोग जाना तो बहुत होशियारी के साथ उसको देखना। मैं नहीं जानती कि वह खोज चुनारगढ़ से किस तरफ है। हम लोगों को दुष्ट शिवदत्त ने कैद किया था। चपला की बात बखूबी सभी ने सुनी। कुमार को महाराज शिवदत्त पर बड़ा ही गुस्सा आया। सामने मौजूद ही थे, कहीं ढूंढने जाना तो था ही नहीं। तलवार खींच मारने के लिए झपटे। महाराज शिवदत्त की रानी जो उन्हीं के पास बैठी सब तमाशा देखती और बातें सुनती थी, कुंवर वीरेंद्र सिंह को तलवार खींच के महाराज शिवदत्त की तरफ झपटते देख दौड़कर कुमार के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, पहले मुझको मार डालिए, क्योंकि मैं विधवा होकर मुर्दों से बुरी हालत में नहीं रह सकती। तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और बहुत कुछ समझा बुझाकर ठंडा किया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर मुनासिब समझो और हर्ज ना हो तो कुमारी के माँ बाप को भी यहाँ लाकर कुमारी का मुंह दिखला दो, भला कुछ इन्हें भी तो ढांढस हो। तेज सिंह ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। इस सहकाने को आप मामूली न समझिए। जो कुछ कहना होगा मुंह जवानी सब हाल उनको समझा दिया जाएगा। अब ये फिक्र करनी चाहिए कि जिससे कुमारी की जान छूटे। चलिए सब कोई महाराज जयसिंह को ये हाल कहते हुए उस खंडहर तक चले जिसका पता चपला ने दिया है। ये कहकर तेज सिंह ने चपला को पुकार कर कहा, देखो हम लोग उस खंडहर की तरफ जाते हैं। क्या जाने कितने दिन उस तिलिस्म को तोड़ने में लगे। तुम राजकुमारी को ढांढस देती रहना, किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। क्या करें, कोई ऐसी तरकीब भी नजर नहीं आती कि कपड़े या खाने पीने की चीजें तुम तक पहुंचाई जाए। चपला ने ऊपर से जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, खाने पीने की कुछ तकलीफ ना होगी, क्योंकि इस जगह बहुत से मेवों के पेड़ हैं और पत्थरों में से छोटे छोटे कई झरने पानी के जारी हैं। आप लोग बहुत होशियारी से काम कीजिएगा। इतना मुझे मालूम हो गया कि बिना कुमार के ये तिलिस्म नहीं टूटने का, मगर तुम लोग भी इनका साथ मत छोड़ना, बड़ी हिफाजत रखना। महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को उसी तहखाने में छोड़ कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी चारों आदमी वहां से बाहर निकले। दोहरा ताला लगा दिया। इसके बाद सब हाल कहने के लिए कुमार ने देवी सिंह को नौगढ़ अपने माँ बाप के पास भेज दिया और ये भी कह दिया कि नौगढ़ से होकर कल ही तुम लौट के विजयगढ़ आ जाना, हम लोग वहां चलते हैं। तुम जाओगे तब हम कहीं जाएंगे। ये सुन देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। सवेरे ही से कुंवर वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ से गायब थे, बिना किसी से कुछ कहे ही चले गए थे। इसलिए महाराज जयसिंह बहुत ही उदास हो कई जासूसों को चारों तरफ खोजने के लिए भेज चुके थे। शाम होते होते ये लोग विजयगढ़ पहुंचे और महाराज से मिले। महाराज ने कहा, कुमार तुम इस तरह बिना कहे सुने जहां जी में आता है चले जाते हो। हम लोगों को इससे तकलीफ होती है, ऐसे ना किया करो। इसका जवाब कुमार ने कुछ दिया ना, मगर तेज सिंह ने कहा, महाराज जरूरत ही ऐसी थी कि कुमार को बड़े सवेरे यहाँ से जाना पड़ा। उस वक्त आप आराम में थे, इसलिए कुछ ना कह सके। इसके बाद तेज सिंह ने कुल हाल कहा। लड़ाई से चुनारगढ़ जाना, महाराज शिवदत्त की रानी को चुराना, खो में कुमारी का पता लगाना, जोशी जी की मुलाकात, बुर्दा फरोशों की कैफियत, उस तहखाने में कुमारी और चपला को देख उनकी जुबानी तिलिस्म का हाल आदि सब कुछ हाल पूरा पूरा ब्यौरेवार कह सुनाया। आखिर में ये भी कहा कि अब हम लोग तिलिस्म तोड़ने जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा हाल सुनकर महाराज हैरान हो गए। बोले, तुम लोगों ने बड़ा ही काम किया, इसमें कोई शक नहीं, हद के बाहर काम किया। अब तिलिस्म तोड़ने की तैयारी है, मगर वह तिलिस्म दूसरे के राज्य में है। चाहे वहां का राजा तुम्हारे यहाँ कैद हो तो भी पूरे सामान के साथ तुम लोगों को जाना चाहिए। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं तो ठीक हो। तेज सिंह ने कहा, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी फौज साथ जाएगी वही बहुत है। महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, मगर इतना होगा कि चलकर उस तिलिस्म को मैं भी देखाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जैसी मर्जी। महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि हमारी आधी फौज और कुमार की कुल फौज रात भर में तैयार हो जाए। कल यहाँ से चुनारगढ़ की तरफ कूच होगा। बमुजिब हुक्म के सब इंतजाम दीवान साहब ने कर दिया। दूसरे दिन नौगढ़ से लौटकर देवी सिंह भी आ गए। बड़ी तैयारी के साथ चुनारगढ़ की तरफ तिलिस्म तोड़ने के लिए कूच हुआ। दीवान हरदयाल सिंह विजयगढ़ में छोड़ दिए गए। 4 दिन रास्ते में लगे। 5वें दिन चुनारगढ़ की सरहद में फौज पहुंची। महाराज शिवदत्त के दीवान ने यह खबर सुनी तो घबरा उठे, क्योंकि महाराज शिवदत्त तो कैद हो ही चुके थे। लड़ने की ताकत किसे थी। बहुत सी नजर वगैरह लेकर महाराज जयसिंह से मिलने के लिए हाजिर हुआ। खबर पाकर महाराज ने कहला भेजा कि मिलने की कोई जरूरत नहीं, हम चुनारगढ़ फतेह करने नहीं आए हैं,
क्योंकि जिस दिन तुम्हारे महाराज हमारे हाथ फंसे उसी रोज चुनारगढ़ फतेह हो गया। अब हम दूसरे काम से आए हैं, तुम और कुछ मत सोचो। लाचार होकर दीवान साहब को वापस जाना पड़ा, मगर ये मालूम हो गया कि फलाने काम के लिए आए हैं। आज तक इस तिलिस्म का हाल किसी को भी मालूम ना था, बल्कि किसी ने उस खंडहर को देखा तक ना था। आज ये मशहूर हो गया कि इस इलाके में कोई तिलिस्म है जिसको कुंवर वीरेंद्र सिंह तोड़ेंगे। उस तिलिस्मी खंडहर का पता लगाने के लिए बहुत से जासूस इधर उधर भेजे गए। तेज सिंह और जोशी जी भी गए। आखिर उसका पता लग ही गया। दूसरे दिन मैं फौज के सभी का डेरा उसी जंगल में जा लगा जहां वह तिलिस्मी खंडहर था। महाराज जय सिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी खंडहर की सैर करने के लिए उसके अंदर गए। जाते ही यकीन हो गया कि बेशक ये तिलिस्म है। हर एक तरफ ये लोग घुसे और एक एक चीज को अच्छी तरह देखते भालते बीच वाले बगुले के पास पहुंचे। छपला की जुबानी ये तो सुन ही चुके थे कि यही बगुला कुमारी को निगल गया था, इसलिए तेज सिंह ने किसी को उसके पास जाने न दिया, खुद गए। चपला ने जिस तरह से इस बगुले को आजमाया था उसी तरह तेज सिंह ने भी आजमाया। महाराज इस बगुले का तमाशा देखकर बहुत हैरान हुए। इसका मुंह खोलना, पर फैलाना और अपने पीछे वाली चीज को उठाकर निगल जाना सभी ने देखा और अचंभे में आकर बनाने वाले की तारीफ करने लगे। इसके बाद उस तहखाने के पास गए जिसमें चपला उतरी थी। किवाड़ के पल्ले को कमन से बांधा देख तेज सिंह को मालूम हो गया कि ये चपला की कार्रवाई है और जरूर ये कमन भी चपला की है, क्योंकि इसके एक सिरे पर उसका नाम खुदा हुआ है। मगर इस किवाड़ का बांधना बेफायदे हुआ, क्योंकि इसमें घुसकर चपला निकल ही ना सकी। कुएं को भी बखूबी देखते हुए उस चबूतरे के पास आए जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया हुआ था। चपला की तरह तेज सिंह ने भी ये धोखा खाया। चबूतरे के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके ऊपर का पत्थर आवाज देकर पल्ले की तरह खुला और तेज सिंह धम से जमीन पर गिर पड़े। इनके गिरने पर कुमार को हंसी आ गई, मगर देवी सिंह बड़े गुस्से में आए। कहने लगे, सब शैतानी इसी आदमी की है जो इस पर सोया है। ठहरो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। ये कहकर उछलकर बड़े जोर से एक धौल उसके सिर पर जमाई। धौल का लगना था कि वह पत्थर का आदमी उठ बैठा, मुंह खोल दिया। भाथी की तरह उसके मुंह से हवा निकलने लगी। मालूम होता था कि भूकंप आया। सभी की तबीयत घबरा गई। जोशी जी ने कहा, जल्दी इस मकान से बाहर भागो, ठहरने का मौका नहीं है। इस दालान से दूसरे दालान में होते हुए सब के सब भागे। भागने के वक्त जमीन हिलने के सबब से किसी का पैर सीधा नहीं पड़ता था। खंडहर के बाहर हो दूर से खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे। पूरे मकान को हिलते देखा। 2 घंटे तक यही कैफियत रही और तब तक खंडहर की इमारत का हिलना बंद न हुआ। तेज सिंह ने जोशी जी से कहा, आप रमल और नजूम से पता लगाइए कि तिलिस्म किस तरह और किसके हाथ से टूटेगा। जोशी जी ने कहा, आज दिन भर आप लोग सब्र कीजिए और जो कुछ सोचना हो सोचिए। रात को मैं सब हाल रमल से दरियाफ्त कर लूंगा, फिर कल जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर यहाँ कई रोज लगेंगे। महाराज का रहना ठीक नहीं है, बेहतर है कि वे विजयगढ़ जाएं। इस राय को सभी ने पसंद किया। कुमार ने महाराज से कहा, आप सिर्फ इस खंडहर को देखने आए थे, सो देख चुके, अब जाइए, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। महाराज विजयगढ़ जाने पर राजी ना थे, मगर सभी के जिद करने से कबूल किया। कुमार की जितनी आई थी फौज थी उसको और अपनी जितनी फौज साथ आई थी उसमें से भी आधी फौज साथ लिए विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। रात भर जगन्नाथ जोशी रमल फेंकने और विचार करने में लगे रहे। कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और देवी सिंह भी रात भर पास ही बैठे रहे। सब बातों को देखभाल कर जोशी जी ने कहा, रमल से मालूम होता है कि इस तिलिस्म के तोड़ने की तरकीब एक पत्थर पर खुदी हुई है और वह पत्थर भी इसी खंडहर में किसी जगह पड़ा हुआ है। उसको तलाश करके निकालना चाहिए, तब सब पर पता चलेगा। सान पूजा से छुट्टी पा कुछ खा पी कर इस तिलिस्म में घूमना चाहिए, जरूर उस पत्थर का भी पता लगेगा। सब कामों से छुट्टी पाकर दोपहर को सब लोग खंडहर में घुसे। देखते भालते उसी चबूतरे के पास पहुंचे जिस पर पत्थर का वह आदमी सोया हुआ था, जिसे देवी सिंह ने ढोल जमाई थी। उस आदमी को फिर उसी तरह सोता पाया। जोशी जी ने तेज सिंह से कहा, ये देखो, ईंटों का ढेर लगा हुआ है, शायद इसे चपला ने इकट्ठा किया हो और इसके ऊपर चढ़कर इस आदमी को देखा हो। तुम भी इस पर चढ़ के खूब गौर से देखो तो सही किताब में जो इसके हाथ में है क्या लिखा है। तेज सिंह ने ऐसा ही किया और उस ईंट के ढेर पर चढ़कर देखा। उस किताब में लिखा था, 8 पहल
5 अंक, 6 हाथ 3 अंगुल, जमा पूंजी 0, जोड़ ठीक माप तोड़। तेज सिंह ने जोशी जी को समझाया कि इस पत्थर की किताब में ऐसा लिखा है, मगर इसका मतलब क्या है मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। जोशी जी ने कहा, मतलब ही मालूम हो जाएगा, तुम एक कागज पर इसकी नकल उतार लो। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कागज, कलम, दवात निकाल उस पत्थर की किताब में जो लिखा था उसकी नकल उतार ली। जोशी जी ने कहा, अब घूम कर देखना चाहिए कि इस मकान में कहीं 8 पहल का कोई खंबा या चबूतरा किसी जगह पर है या नहीं। सब कोई इस खंडहर में घूम घूम कर 8 पहल का खंबा या चबूतरा तलाश करने लगे। घूमते घूमते उस दालान में पहुंचे जहां तहखाना था। एक सिरा कमंद का तहखाने की किवाड़ के साथ और दूसरा सिरा जिस खंबे के साथ बंधा हुआ था उसी खंबे को 8 पहल का पाया। उस खंबे के ऊपर कोई छत न थी। जोशी जी ने कहा, इसकी लंबाई हाथ से नापनी चाहिए। तेज सिंह ने नापा 6 हाथ 7 अंगुल। देवी सिंह ने नापा 6 हाथ 5 अंगुल। बाद इसके जोशी जी ने नापा 6 हाथ 10 अंगुल। सबके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह ने नापा 6 हाथ 3 अंगुल। जोशी जी ने खुश होकर कहा, बस यही खंबा है, इसी का पता इस किताब में लिखा है। इसी के नीचे जमा पूंजी यानी वह पत्थर जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी हुई है गड़ा है। यह भी मालूम हो गया कि ये तिलिस्म कुमार के हाथ से ही टूटेगा, क्योंकि उस किताब में जिसकी नकल कर लाए हैं उसका नाम 6 हाथ 3 अंगुल लिखा है, जो कुमार ही के हाथ से हुआ। इससे मालूम होता है कि यह तिलिस्म कुमार ही के हाथ से फतेह भी होगा। अब इस कमंद को खोल डालना चाहिए जो इस खंबे और किवाड़ के पल्ले में बंधी हुई है। तेज सिंह ने कमंद खोलकर अलग किया। जोशी जी ने तेज सिंह की तरफ देख के कहा, सब बातें तो मिल गई, 8 पहल भी हुआ और नाप से 6 हाथ 3 अंगुल भी है। ये देखिए, सिर्फ 5 का अंक भी दिखाई देता है। बाकी रह गया ठीक नाप तोड़। सुकुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ। अब यही इसको तोड़े। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने उसी जगह से एक बड़ा भारी पत्थर ले लिया जिसका मसाला सख्त और मजबूत था। इसी ढोके को ऊंचा करके जोर से उस खंबे पर मारा, जिससे वह खंबा हिल उठा। 2-3 दफा में बिल्कुल कमजोर हो गया। तब कुमार ने बगल में दबाकर जोर दिया और जमीन से निकाल डाला। खंबा उखाड़ने पर उसके नीचे एक लोहे का संदूक निकला जिसमें ताला लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसका भी ताला तोड़ा। भीतर एक और संदूक निकला, उसका भी ताला तोड़ा और एक संदूक निकला। इसी तरह दर्जे बदर्जे 7 संदूक उसमें से निकले। 7वें संदूक में एक पत्थर निकला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे निकाल लिया और पढ़ा। ये लिखा हुआ था, संभाल के काम करना, तिलिस्म तोड़ने में जल्दी मत करना। अगर तुम्हारा नाम वीरेंद्र सिंह है तो ये दौलत तुम्हारे लिए ही है। बगुले के मुंह की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगमरमर का जड़ा है वह पत्थर नहीं, मसाला जमाया हुआ है। उसको उखाड़कर सिरके में खूब महीन पीसकर बगुले के सारे अंग पर लेप कर दो। वह भी मसाले ही का बना हुआ है। 2 घंटे में बिल्कुल गल कर बह जाएगा। उसके नीचे जो कुछ तार, चरखे, पहिए, पुर्जे हों सब तोड़ डालो। नीचे एक कोठरी मिलेगी जिसमें बगुले के बिगड़ जाने से बिल्कुल उजाला हो गया होगा। उस कोठरी से एक रास्ता नीचे उस कुएं में गया है जो पूरब वाले दलान में है। वहां भी मसाले से बना एक बूढ़ा आदमी हाथ में किताब लिए दिखाई देगा। उसके हाथ से किताब ले लो, मगर एकाएक मत छीनो, नहीं तो धोखा खाओगे। पहले उसका दाहिना बाजू पकड़ो, वह मुंह खोल देगा। उसका मुंह कफूर से खूब भर दो। थोड़ी देर में वह भी गल के बह जाएगा। तब किताब ले लो। उसके सब पन्ने भोजपत्र के होंगे। जो कुछ उसमें लिखा है वैसा